नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात आपातकाल की होगी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। राज्यों में जिले और बूथ स्तर पर कार्यक्रम के जरिए लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी लोगों को दी जा रही है। पीएम मोदी ने भी आपातकाल के उस दौर को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 15 जून 1975 यही वो तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था। देश में आपातकाल लागू किए जाने के आज 50 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए इसे तब के अपने अनुभवों को साझा किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, उस वक्त वो आरएसएस के युवा प्रचारक थे और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय आपातकाल थोपा गया था। आपातकाल थोपे जाने को 50 वर्ष पूरे हो गए। भारत की जनता इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करती है। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था। उस समय की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को गिरफ्तार कर लिया था। इमरजेंसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखा। 25 जून 1975 का वो दिन हम सभी को याद है जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। साल 1975 का आपातकाल तत्कालीन सरकार की तानाशाही का प्रतीक था। आपातकाल में जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। आपातकाल के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन शुरू किया। मैंने भी अपने कई साथियों के साथ इस आंदोलन में भाग लिया तथा आपातकाल का सक्रिय विरोध किया। हम सभी साथियों को तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन देशवासियों ने एकता और साहस का परिचय दिया। एकजुट होकर हमने लड़ाई लड़ी। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम कर कांग्रेस को घेर रही है। एनडीए नेताओं ने एक सुर में कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया। और बिहार के फिल्म नीति में उनको अनुदान भी मिलेगा और ऐसे लोग बिहार के धरती पर लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जिसने अपने बलिदान दिए या संघर्ष किए, उनको आने वाला पीढ़ी जानेगा भी, गौरवान्वित भी हो। जितने भी लोग आज इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाया था। इसलिए लोगों को बताया जा रहा है कैसे उन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान के साथ, बाबा साहब के लिखे संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का काम किया था। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, जबकि विपक्ष और कांग्रेस इसे बीजेपी की राजनीति बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। का गला घोटने का काम किया और ये आपातकाल नहीं था। हम ये मानते हैं कि दूसरी बार देश गुलाम हुआ, देश पे कब्जा करने का काम किया गया। इंदिरा गांधी पहले प्रधानमंत्री थी और उसके बाद देश की रानी बन गई, सारे कानून को खत्म कर दी और आपातकाल में कितना बड़ा कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। तो डिजिटल जो है आपातकाल आज इन लोगों ने आज भी लगा के रखा और मानसिक तौर से वही है कि जैसे उस वक्त भी गुलामी जो है एक परिवार की थी, आज भी उसी तरह की गुलामी है। और फिर देखिए, सच्चाई तो यही है कि आज देश में इमरजेंसी लागू नहीं है, लेकिन इमरजेंसी से ज़्यादा तानाशाही है इस देश में। आज पार्लियामेंट में प्रतिपक्ष के नेता तक को बोलने नहीं दिया जाता है। ये कभी नहीं हुआ था भारत के लोकतंत्र में। ये बीजेपी बिहार चुनाव में जब चुनाव के पहले ही हार मान चुकी है, तो अब इमरजेंसी की याद दिला रही है। जिस इमरजेंसी की याद बीजेपी दिला रही है,
आज तो उससे भी खतरनाक स्थिति है। ये तो अघोषित इमरजेंसी है देश में। लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी पर लाठियां चलवाई थी, जिनको जेल में डाला था। आज उन्हीं लोगों के साथ लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल मिल के राजनीति कर रहा है कि किसी तरीके से सत्ता। ये कांग्रेस पार्टी आज के दिन ये राजद वाले संविधान लेकर घूमते हैं। इनको कोई भी हालत में संविधान ये छूते हैं तो एक तरह से संविधान अछूत हो जाता है। ऐसे ही लोगों ने संविधान के साथ दुर्व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने किया। और वहीं मोतिहारी में छात्र संसद को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र को खत्म किया, लेकिन लालू प्रसाद ने कांग्रेस की गोद में बैठकर बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को चकनाचूर किया। समाजवाद का नाम लेकिन आज वही लालू प्रसाद यादव जी एक मजाक बन के रह गए। वो कांग्रेस की गोद में जाकर लालू प्रसाद यादव जी बैठ गए और अंबेडकर जी को अपने पांव में रख दिया। अपने चरणों में अंबेडकर जी को रखा। इतनी बड़ी दुर्गति अंबेडकर जी की गई। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। तेज प्रताप से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बात की है। तेज प्रताप से अखिलेश ने वीडियो कॉल पर बातचीत की है। तेज प्रताप ने इसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करके दी है। तेज प्रताप ने अखिलेश यादव से कहा कि लड़ाई में अकेला नहीं हूं, 4 से 5 लोगों का पर्दाफाश करूंगा। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ तेज प्रताप यादव की बातचीत हुई है। वीडियो कॉल पर यह बात हुई है दोनों नेताओं की। तेज प्रताप ने कहा कि 4 से 5 लोगों का पर्दाफाश करूंगा। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने यह कहा था कि उनके पार्टी में जयचंद हैं और उन्हीं जयचंदों की वजह से पार्टी से, संगठन से उनको दूर किया गया है। अनुष्का प्रकरण के बाद से लगातार देखिए बयान दे रहे हैं। मीडिया के सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से कहा कि 4 से 5 लोगों को बेनकाब करूंगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। अखिलेश यादव के साथ तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल पर बात की है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर निर्वाचन आयोग की तैयारी को देखते हुए सूत्र ये बता रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव कराया जा सकता है। इस खबर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आपको दिखाते हैं। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट चुका है। पूरे देश में होने वाले मतदाता सत्यापन की शुरुआत चुनावी राज्य बिहार से ही होनी है। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से वोटर कार्ड के सत्यापन का काम शुरू हो जाएगा, ताकि जिस वोटर लिस्ट में गलती है उसे सुधारा जा सके। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को पात्रता साबित करनी होगी। सत्यापन के लिए दस्तावेज मुहैया कराने होंगे। 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं के लिए माता पिता की जन्म तिथि का प्रमाण होना आवश्यक होगा। साथ ही 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं के लिए माता पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना जरूरी होगा। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के फैसले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो चुनाव आयोग के बारे में जग जाहिर हो चुका है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का इशारा होगा चुनाव आयोग अपनी हरकत में आएगा। तो राजद तो पहले ही से तैयार है। अब नेतृत्व तेजस्वी जी का है। अब बिहार के जनविश्वास के चेहरे तेजस्वी जी है। बिहार चुनाव आयोग से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में उन पे सवाल उठाया गया, दिल्ली चुनाव में उन पे सवाल उठाया गया, कम से कम बिहार में इस तरह से स्वतंत्र रूप और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव करे। तो एनडीए ने निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया और विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। और इलेक्शन कमीशन एक साफ सुथरा इलेक्शन कराने के लिए हमेशा कोशिश करता रहा है। अपोजिशन को भरोसा नहीं है। अपोजिशन ने महाराष्ट्र इलेक्शन में जिस तरह का आरोप लगाया
और जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन को, इंडियन इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने की कोशिश हुई, उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होगा, हम चुनावी मोड में रहते हैं, हम आम की काम करते हैं, तो एक खुशी की लहर। चुनाव से पहले वोटर्स के सत्यापन से निर्वाचन आयोग का मकसद साफ है कि इलेक्शन साफ सुथरा और पारदर्शी हो, पर आयोग के फैसले पर बिहार में सियासत जोर पकड़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और वहीं निर्वाचन आयोग पर आरजेडी के आरोपों पर जेडीयू ने हमला किया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी हताशा और बौखलाहट में निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रही है। आरजेडी ये जान चुकी है कि बिहार में उसकी हार तय है। आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। कि चुनाव के पहले आमतौर पर मतदाता सूचियों का संशोधन, नए नाम जोड़े जाने का जो काम है वो हर बार होता है, और वैसे में तथाकथित महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में भी मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की आशंका का आरोप दोहराकर ये बिल्कुल उन्होंने साबित कर दिया है कि हार उनकी पक्की है, और करारी हार से बचने के लिए एक जमीन तैयार करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और अब बात प्रधानमंत्री के दौरे की लेकर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक पीएम राज्य के सभी 9 प्रमंडल का दौरा करने वाले हैं। 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक धुआंधार प्रचार अभियान चलाने की योजना तैयार की जा रही है, और इस खबर से एनडीए के नेताओं में जोश आई दिखाई दे रहा है। विरोधी इसे एनडीए की बेचैनी बता रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले ही सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री राज्य के सभी 9 प्रमंडल में प्रचार करेंगे। तो हम काम किए हैं, इसलिए अपने काम को, योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। आज तक तो लोगों ने केवल रैला किया था, किया कुछ नहीं था। 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच सघन प्रचार अभियान चलाया जाएगा। चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। लगातार हम लोग सब आदमी मिल करके काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि 2025 में हम लोग 225 सीट अगर जीतेंगे, तो इसका कारण भी यही है। पीएम मोदी इस साल 4 बिहार दौरे कर चुके हैं। 24 फरवरी को भागलपुर में पीएम का पहला दौरा हुआ, फिर 24 अप्रैल को मधुबनी, 30 मई को रोहतास और 20 जून को सीवान में प्रधानमंत्री मोदी आए। पीएम के प्रचार को विरोधी छटपटाहट बता रहे हैं। मोदी जी, देर से ही सही, आपने ये तो स्वीकार किया कि एनडीए में कोई नेता नहीं है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कद का हो, और इसी डर से आप खुद बिहार में उतर गए चुनावी प्रचार करने के लिए। बस स्टैंड से डीटीओ और एडीटीओ जबरन बसों को कब्जे में ले लेकर सिवान भेज रहे थे। कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई देखना नहीं चाहता है, बुरी गत है, इसलिए उनको बहुत मेहनत करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार से एनडीए नेताओं का जोश 7वें आसमान पर है। 2025 में 225 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, तो विपक्ष पीएम के दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात एनकाउंटर की होगी। बिहार में यूपी पुलिस की तर्ज पर अपराधियों का हाफ एनकाउंटर जारी है। पटना पुलिस ने आज एक और अपराधी के पैर में गोली मारी। मरीन ड्राइव पर एसटीएफ और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर जारी है। बिहार पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा से अपराधियों में खलबली मची है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर अपराध करोगे तो जवाब गोली से मिलेगा। पटना में मरीन ड्राइव पर एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने हमेशा की तरह अपराधी के पैर में गोली मारी। घायल अपराधी मोहम्मद रजा हत्या का आरोपी है। पुलिस का साफ कहना है कि आरोपी मोहम्मद रजा ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद एसटीएफ ने गोली चलाई। पिस्टल है
पूरे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। एसटीएफ के जवान हैं वो भी घायल हुए हैं। यहाँ से वो गाड़ी से कूद के भागने की कोशिश किया इसमें पकड़ने के क्रम में जो एसटीएफ की टीम थी उनके जवान भी घायल हुए उसमें। भागने के क्रम में वो गोली फायर करना शुरू किया, 2-3 गोली फायर भी किया, उसके बाद एक मिस फायर हुआ, उसे अटक गया। एसटीएफ के द्वारा अपने बचाव में गोली फायर किया गया, 2-3 गोली उधर से भी फायर हुई और उसमें उसके पैर में लगा है। बिहार में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रही है। डीजीपी ने भी ये साफ किया है कि अगर अपराधी रिएक्ट करेंगे तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी। बिहार में यूपी पुलिस की तर्ज पर पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। पटना पुलिस यूपी में हो रहे एनकाउंटर मॉडल को अपना रही है। अपराधियों के पैर में पुलिस गोली मारकर उनको गिरफ्तार कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर देते हैं। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। कार सवार फर्जी दारोगा की गिरफ्तारी हो सकी है। 199 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई। रवि किशन के रूप में पहचान हुई है फर्जी दारोगा की। शराब तस्करी में जेल जा चुका है रवि किशन। नालंदा मेडिकल कॉलेज के पास से ये गिरफ्तारी की गई। शख्स से पूछताछ कर रही है उत्पाद विभाग की टीम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 199 पेटी शराब भी जब्त की गई है। पटना से बड़ी खबर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई की गई है उत्पाद विभाग की तरफ से, जहां पर कार सवार फर्जी दारोगा की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही 199 लीटर विदेशी शराब जब्त। इस गाड़ी नंबर से शराब लाया जा रहा है। हम लोग की टीम बताए हुए समय पे वहाँ पे पहुँची एनएमसीएच कॉलेज के पास, और जब ये गाड़ी नंबर देखा तो हाथ दिया रोकने जांच के लिए, रोकने के लिए। तो इसकी एक्टिविटी थोड़ा सा संदिग्ध लगी, लेकिन फिर भी रुका तो देखा कि उसमें एक वर्दी पहन के एक आदमी बैठा है। तो फिर जब गाड़ी की जांच की गई तो पीछे में करीब 199 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। और आगे बढ़ते हुए बेतिया से आपको खबर दे, जहां बेतिया के कटघरवा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। स्थानीय और चीनी मिल कर्मी के बीच झड़प हुई और ये झड़प देखते ही देखते हिंसक रूप में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि मामला 5 साल पुराना है, जहां जमीन पर चीनी मिल और स्थानीय अपना अपना दावा करते हैं, जिसको लेकर मामला कोर्ट में भी लंबित है। और इसी विवाद के बीच आरोप यह है कि चीनी मिल के सैकड़ों सिपाहियों ने जमीन पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हालात को काबू में लिया है, लेकिन तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यहां पर हिंसक झड़प हुई। सीओ साहब आई 5 साल से ऊपर लड़ाई चलता। बड़ा बाबू एहबर आई रही आ सिपाही लोग आके जबरदस्ती कह के हमनी खाना बनाओ तनी सब खा तनी सन। सिपाही लोग आके जबरदस्ती हमनी के मार पीट के ब्लाउज लुगा फाड़ चीर के आ सब घर और उजाड़ के लाद के ले गई हलो आ धमकी दे के काल सीओ साहब गहनी जे तोहनी के ना होते बोलोगिन घर तो बिहान हम सिपाही भेज के घर उजरवाएम आ तोहनी के पिटवाएम आ टंगवाएम तोहनी के जौन मन कर तो हम करवा देब। गइलो है लोग घर उजाड़ लगनी लो तो गइलो है लो तो केउ रोकतो न घर में जात जात में लगनी लो बुनी लखन मारे सारा जन के 4 जन के बेसी पीट ले बनी 4 जन के प्रशासन आइले तो कहाँ ले छोड़ाई तो खड़िया के देखता पिटा गइल पर खेत में उलल उल का हटाओ तो कर के चलो थाना पर। चीनी मिल का प्लॉट है जिसमें ढांचा लगा हुआ है। यहाँ हमारे सिपाही हमेशा रहते हैं तो बैठे हुए थे। कुछ असामाजिक तत्व महिला और पुरुष जो आए कटघरवा गांव से एकाएक हमारे सिपाही लोगों के ऊपर ईटा पत्थर चलाने लगे, जिसमें हमारा एक सिपाही ब्रजेश यादव घायल हो गया, जिसे हमने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। और अगली खबर सिवान से, जहां सिवान में पीएम आवास योजना के नाम पर रिश्वत लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो दरौंदा प्रखंड के बाल बंगरा पंचायत का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि आवास सहायक लाभुक से खुलेआम रिश्वत ले रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। फिलहाल न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
और अगली खबर समस्तीपुर से, जहां पर समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। गोलीबारी की ये घटना समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने उसे जख्मी हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां पर बेहतर इलाज के लिए उसको हायर सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं है। गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। व्यक्ति को गोली लगी है और वो सदर अस्पताल में आए थे इलाज के लिए। अभी यहाँ आए तो यहाँ से पता चला कि रेफर हो गए हैं बेहतर इलाज के लिए, वो हॉस्पिटल में बता रहे हैं। तो वरुण सिंह नाम बता रहे हैं, उम्र 19 वर्ष, और जैसे पता चला है कि छतनूर के आसपास गोली लगी है। अभी घटना का कारण पता नहीं चल पाया है, आगे जांच कर रहे हैं क्या घटना का कारण है और घटना करने वाले कौन बताया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए गया जी से आपको बड़ी खबर देते हैं। तेज रफ्तार पिकअप ने 2 छात्रों को रौंदा है। दोनों छात्रों की मौके पर मौत की जानकारी मिल रही है। साइकिल से स्कूल जा रहे थे छात्र। आरोपी ड्राइवर की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी की मदद से ड्राइवर की तलाश हो रही है। बेलागंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं। गया जी से ये बड़ी खबर, दोनों छात्र की मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी की मदद से ड्राइवर की तलाश हो रही है। बताया जा रहा है कि साइकिल से ये दोनों छात्र स्कूल जा रहे थे। तेज रफ्तार पिकअप ने इनको रौंद दिया। उसके बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। और अगली खबर कैमूर से, जहां पर भभुआ अटल बिहारी हाई स्कूल +2 के पास 3 छात्रों को पिकअप ने रौंदा है, जिससे घटनास्थल पर प्रिंस कुमार की मौके पर मौत हो गई और बाकी 2 छात्र सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजे गए। घायल छात्र पवन कुमार की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर उनको रेफर किया गया। हालांकि घटना से नाराज लोगों ने थोड़ी देर के लिए अस्पताल के बाहर हंगामा भी किया। पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए। पुलिस ने पिकअप को जब्त करते हुए आरोपी पर कार्रवाई कर पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने की बात कही है, जिसके बाद लोग शांत हुए। अटल बिहारी स्कूल है, वहाँ पर एक इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा था। वहीं 3 परीक्षार्थी जो है एग्ज़ाम देने के बाद सड़क पे से आ रहे थे। उसी क्रम में एक पिकअप के द्वारा उनको धक्का मार दिया गया। उसमें क्या है कि एक प्रिंस कुमार है जिनकी उम्र 18 वर्ष है, पिता वीरेंद्र धोबी हैं, ये सरैया के रहने वाले हैं, थाना भगवानपुर के। इनकी मृत्यु हो गई है इलाज के क्रम में। और 2 अन्य व्यक्ति हैं, जो एक पवन कुमार है जिनकी उम्र 18 वर्ष है, ये गया धोबी इनके पिताजी का नाम है, नौहट्टा बेलाव थाना के हैं। और दूसरे व्यक्ति जो घायल है वो है अभिषेक कुमार, जिनकी उम्र 19 वर्ष है। और अगली खबर बगहा से, जहां मगरमच्छ के हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बगहा थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव की है। जानकारी के मुताबिक हरहा नदी के पास पानी में छिपे मगरमच्छ ने उमेश पर हमला किया। युवक के शोर मचाने के बाद जो आसपास खेत पर काम कर रहे थे लोग, वो लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे। मगरमच्छ को भगाया गया। इसके बाद आनन फानन में घायल को अनुमंडलीय अस्पताल भी भेजा गया, लेकिन युवक की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर किया गया। कैसे बचाव किया? वो हाथ से छुड़ाया, इसे झाड़ के तो भाग गया। उसका पैर में काट लिया है, मसल लेयर तक उसका काट के खा ही गया है। मतलब है स्टिच करने लायक घाव नहीं है। तो हम लोग यहाँ से बेतिया रेफर किए हैं। मरीज होश हवास में है, रेफर किए हैं। प्लास्टिक सर्जन देख लेंगे क्या फिर करना है। और चलिए आगे बढ़ते हुए जीविका दीदियों की बात होगी, उनके किचन की बात होगी। बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद दीदी की रसोई की डिमांड भी बढ़ने वाली है और अब 40 की जगह 20 रुपए में ही लोगों को भोजन का आनंद मिल सकता है। कैबिनेट के फैसले के बाद न्यूज 18 की टीम पटना के पीएमसीएच पहुंची, जहां 20 रुपए प्रति थाली भोजन को लेकर पिछले माह पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब राज्य के सभी कलेक्ट्रेट, प्रखंड कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, अंचल कार्यालय में 20 रुपए प्रति थाली का खाना परोसा जाएगा। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर की माने तो काफी बदलाव देखने को इससे मिल रहा है। अभी 200 लोगों को भोजन दिया जा रहा है और आगे लक्ष्य 500 थाली परोसे जाने का रखा गया है। वहीं इस फैसले से जीविका दीदी भी काफी खुश दिखी। पीएमसीएच में दीदी की रसोई का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं।
बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में और सरकारी संस्थानों में 40 रुपए की जगह महज 20 रुपए प्रति थाली अब खाना परोसे जाएंगे, जिसको लेकर कैबिनेट ने फैसला ले लिया। और कैबिनेट के फैसले के बाद हम सीधे पहुंचे हैं बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में, जहां पर तमाम जीविका दीदी मौजूद हैं और देख सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये अभियान पहले से यहां पर चलाए जा रहे थे और हाथ में रसीद भी है जो गवाही दे रहा है कि यहां पर अब तक 6000 से ज्यादा मरीजों को 20 रुपए प्रति थाली खाना खिलाया गया है की जा रही है। सबसे पहले बातचीत करेंगे, अस्पताल के अधीक्षक हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है, क्योंकि जो एक मॉड्यूल है उसकी शुरुआत आपके यहाँ से हुई थी? एक्चुअली स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमको कहा गया था कि यहाँ पर जो है सो इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, और उसके आलोक में हमने उस समय शुरू कर दिया था। जगह के अभाव में इसी में जीविका दीदी का भी चल रहा था खाना, और इसके बाद 20 रुपीज़ करके जो है वो भी शुरू हो गया, जो कि आपने बताया कि कल लगभग जो है सो 6000 आदमी को खा चुके हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसके लिए हमने एक अलग जो है सो आउटडोर जो हमारा पुराना था, वहाँ जो है इसके लिए 20 रुपया में जो लोग खाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी स्पेस बना दिया गया है। लग रहा है कि तादाद बढ़ने वाली, तादाद बढ़ने 200 आदमी पर डे खा रहा है अभी, लेकिन तादाद बढ़ने का बात है तो उसके लिए वहाँ पर जो है ओपीडी जो हमारा पुराना था वहाँ पर बीएमआई सेल के द्वारा ऑलरेडी बना दिया गया है। कि रसोई में आप काम कर रही हैं, कैसा लग रहा है ये जो पहल है सरकार की? अब 40 की जगह 20 हो गया फाइनली। बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ काम करते हुए अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गरीबों को जो मतलब खाना खाने में थोड़ा लगता था कि क्या खाए नहीं खाए, यहाँ आने के बाद 20 रुपए में खाना खाते हैं और भर पेट खा करके जाते हैं। ये बताइए, रेट कम हुआ है तो लोग इस बात से भी डरे हैं कहीं क्वालिटी खराब ना हो जाए, तो क्वालिटी से समझौता तो नहीं करेंगे? नहीं सर, क्वालिटी बहुत अच्छा है। यहाँ आकर के सब मतलब फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ का खाना खाने में अच्छा लग रहा है। सीट जो है हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये रसीद है सर, इस पे पैसे जो खाना खाने आते हैं उनका हम लोग नाम लिखते हैं और मोबाइल नंबर देने से वो लोग नाछुक होते हैं कि नहीं देंगे मोबाइल नंबर, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग का पहचान है, मोबाइल नंबर ही दीजिए। क्या करते हैं, मतलब नाम लिखते हैं? नाम लिखते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं और अपना मोहर मारते हैं। देखिए ये जीविका की एक पहल, यहाँ पर एक लोगो है और देखिए यही रिसीट है जो अस्पतालों को एक तरह से उपलब्ध कराया गया है। सर जवाबदेही बड़ी है, लेकिन लोगों की सेवा करना हम लोगों का काम है और हम लोग सेवा के रूप में इसको शुरुआत किए, पायलटिंग के रूप में, क्योंकि पीएमसीएच को ही चुना गया पटना में और सर ने भी सहयोग दिया, तो सब लोगों के सहयोग से ये शुरू हुआ। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि तमाम जो दीदी की रसोई में जो दीदी हैं वो किस प्रकार से विक्ट्री का साइन दिखा रही है, क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत पीएमसीएच को चुना गया था और यहाँ पर अधीक्षक के निर्देश पर ये बेहतर संचालन किए गए और इसके साथ साथ फीडबैक राज्य सरकार को भेजा गया, जिस फीडबैक के बाद बिहार सरकार ने फैसला लिया कि जिस प्रकार से पीएमसीएच में दीदी की रसोई 20 रुपए प्रति थाली में सफलता मिली है, ऐसे में अब राज्य के सभी अस्पतालों में और सरकारी संस्थानों में इसे लागू किया जाए ताकि मरीज हो या फिर जो आगंतुक हो या परिजन हो उनको कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखिए मेरी सहयोगी शिप्रा झा के साथ।